Subscribe for more Hello content. students, I hope you all will be fine. So today's topic is resolution of vector. So let's start. Resolution of vectors. वेक्टर को रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वेक्टर को क्या करना है? स्प्लिट करना, दो फैक्टर्स में वेक्टर को स्प्लिट करना क्या है? तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर vectors in different direction which collectively produce the same effect as produced by the single vector. मतलब एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर को हम दो या क्या करेंगे, दो से तीन फैक्टर्स में क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे. तो उनको अगर हम उनका कलेक्शन करेंगे तो जो जैसे पहला वाला वेक्टर था जो इफेक्ट दे रहा था वही वो सभी मिल करके भी वही इफेक्ट देंगे. ठीक है, तो इस तरह के जो वेक्टर है, हमारे वेक्टर को स्प्लिट करने का जो मेथड है उसी को क्या बोल रहे हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, चलिए तो देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन हम करते कैसे हैं. जैसे हम पहले 2D के लिए देखते हैं. ठीक है, 2D की में क्या करेंगे, हम एक्सिस बनाएंगे. कौन सा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, अगर देखिए जो डायरेक्शन है, अगर किसी पार्टिकल की डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो गई, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में होगा. ठीक है, केवल ये एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है. अगर पार्टिकल कुछ ऐसा वर्टिकल जा रहा है मतलब वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है. लेकिन अगर पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो, तो अब आप देखो इस तरह से मूवमेंट जो हो रहा है इसमें हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है. मतलब हो क्या रहा है, इस पॉइंट को अगर आप एज्यूम करो तो यहाँ पे देखो वर्टिकल भी मूवमेंट हुआ और हॉरिजॉन्टल भी मूवमेंट हुआ. ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का हम नाम देते हैं वेक्टर ए. ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, या फिर अभी चलो इसका केवल ए पार्टिकल मान लेते हैं. इसकी अगर वेलोसिटी के टर्म में समझना है, वेलोसिटी के टर्म में भी समझ सकते हो. मैं यहाँ पर केवल एक ए पॉइंट एज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, जिसका जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो क्या है, चलो इसको बी पी पॉइंट एज्यूम करो. इसका लेंथ हम एज्यूम कर रहे हैं क्या है? ए. सिंपल सा भी ये कर. ठीक है, तो अब जो ये जीरो से ओरिजिन से लेकर के पी तक में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो एक्स में भी हुआ है और वाई में भी हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये एज्यूम करें कि जो एक्स डायरेक्शन से जो ये ओपी लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है? वो थीटा एंगल बना रहा है. कैसे स्प्लिट अप करते हैं वही हमें यहाँ पर सीखना है. ठीक है, तो अब यहाँ से ये लेंथ कितनी है? ये ए है. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो जो ये लेंथ होगी वही सेम यहाँ पर भी लेंथ होगी. ठीक है, अब अगर हमें क्या चाहिए, इसको भी नाम दे दो, एम नाम दे दो. ठीक है, तो जो ये लेंथ है वही लेंथ सेम यहाँ पर भी होगी और जो ये वाली लेंथ है वही सेम यहाँ पर भी लेंथ होगी. ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ से cos थीटा लिखना है. cos थीटा अभी पता चल जाता है आपको क्यों हम लिख रहे हैं. cos थीटा इक्वल, cos थीटा क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस. बेस क्या है? ओ एम अपॉन हाइपोटेनिस. हाइपोटेनिस क्या है? ओ पी. तो ओ एम की वैल्यू कितनी मिल गई? ओ पी कॉस थीटा. तो ओ एम इक्वल ओ पी कितना है? ए कॉस थीटा. तो जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या मिल गया? ए कॉस थीटा. ओके, अब अगर हमें ये चाहिए, ये लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ. तो जो ये लेंथ होगी वही सेम ये भी होगी, है ना. तो यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं? साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस. तो इसी इसी ट्रायंगल में दिख रहा है परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? पी एम. ओके, और फिर हाइपोटेनस क्या है? वही ओ पी. तो पी एम इक्वल क्या हो गया? ओ पी साइन थीटा. या पी एम इक्वल ओ पी क्या है यहाँ पे? ए. ए साइन थीटा. तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? ए साइन थीटा. तो अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा? ए साइन थीटा ही होगा. ओके, तो अब आप देखो इसको जो यहाँ पर हमने ए मैग्नीट्यूड लिया है, ए मैग्नीट्यूड को हमने क्या किया? दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया. एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में. जो इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर है वो क्या है? ए कॉस थीटा है. और जो वर्टिकल फैक्टर है वो क्या है? ए साइन थीटा.
मतलब ए को ही स्प्लिट किया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो क्या हुआ ए cos थीटा, और वर्टिकल एक्सिस पे वो क्या हुआ ए sin थीटा। इसी को बोलते हैं स्प्लिट अप ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि हमने अभी जो इसका ओ से पी तक का जो मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में ही था, एक्स में भी था, वाई में भी था। तो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुआ ए cos थीटा, वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुआ वो ए sin थीटा हुआ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जिस तरफ से एंगल बन रहा हो, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस से एंगल हमने बना रखा है, जिस तरफ से एंगल होगा हमेशा उधर क्या मिलता है, कौन सा हमें फैक्टर मिलता है, cos में मिलता है। और जिस तरफ एंगल नहीं है उस तरफ क्या मिलता है, sin थीटा। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये बना दूं, ये ए हो गया और यहाँ पर हमने ये थीटा बना दिया, तो अभी जो फैक्टर मिलेगा ए का, जो फैक्टर मिलेगा इधर क्या मिलेगा, ए cos थीटा, और दूसरी साइड क्या मिलेगा, ए sin। तो जो थीटा से लगी हुई लाइन होगी वो क्या होगी, हमेशा cos में होगी। तो आप देखो जो ये फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं किसको, ए। अब ए क्या है यहाँ पे, ए कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमने जस्ट एक एजम्पशन लिया है कि ए वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी होती है वी हो तो क्या होता है, वी cos थीटा, यहाँ पर वी sin थीटा। फोर्स होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एफ cos थीटा, एफ sin थीटा। अब इसी में ही चाहो तो आप नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन के लिए है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ए एक्स, इसको क्या ले सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं। उसका दो फैक्टर हो गए, क्या हो गए, ए एक्स और ए वाई हो गया। अब अगर यही वेक्टर होता, चलो वेक्टर ए, ठीक है, वैसे हम वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी होंगे सबका रेजोल्यूशन किसका करेंगे, हम वेक्टर्स का ही करेंगे। ठीक है, तो वो तो समझाने के लिए केवल था, वेक्टर ए है हमारे पास, तो वेक्टर ए का जो स्प्लिट अप होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर ए एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए वाई। ओके, और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये भी चीज आप ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम लॉ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो जैसे ही अगर ये वेक्टर क्या हो गया हमारा, ए एक्स हो गया, और फिर जो ये जितना ये लेंथ होगा भाई ये भी होगा, तो ये दूसरा वेक्टर हमारा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ए वाई हो गया, या फिर ए साइन थीटा जो भी है। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाली साइड होगी इसके जस्ट अपोजिट होगी, ये क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो रिजल्टेंट हम कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट इक्वल क्या लिखते हैं, ए एक्स, मतलब इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस ए वाई। ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। और जो ये ए एक्स है, इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, तो जब भी हमें वेक्टर का रेजोल्यूशन करना होगा, हम 3D में भी कर सकते हैं, 2D में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2D के लिए समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या, इसको नाम दे रहे हैं क्या, वेक्टर। ठीक है, तभी तक हमने यही समझा, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ इसके पहले पढ़ चुके हो तो वो लॉ लगाओ, या फिर तुम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी वेक्टर को रिलेशन में कैसे हमने देखा, cos थीटा sin थीटा हमने कैसे फाइंड किया। तो कई तरीके हैं इसको समझने के लिए, आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेक्टर को, अगर हमारे पास ये है, ये वेक्टर ए है, हमने क्या किया, इसको दो फैक्टर में डिवाइड किया। अब यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ, ये एक ए एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ए वाई हो गया, और ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया। तो वेक्टर ए के हमने दो फैक्टर किए, हॉरिजॉन्टल फैक्टर मिल गया ए एक्स, और वर्टिकल फैक्टर मिल गया क्या, ए वाई। ठीक है, अब दो कंपोनेंट हमने इसको डिवाइड किया। तो इसके पहले देखो कि अगर हमें वेक्टर को लिखना हो, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखो, अगर हमें वेक्टर पढ़े, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कौन बताता है, हमेशा यूनिट वेक्टर बताता है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए कौन मॉड वेक्टर ए, मतलब हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर लिख रहे हैं, और साथ में क्या लिख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब अगर हमें वेक्टर चाहिए, ये चाहिए वेक्टर ए, तो क्या क्या चाहिए होगा, ए ए कैप, मतलब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए।
यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमेशा जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। हमने क्या किया कि हमको अगर चाहिए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या चाहिए, इसके साथ यूनिट वेक्टर, इसके इसका क्या, एक्स डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए एक्स हुआ, वाई डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए वाई हुआ। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में आपको पता है यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ए एक्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप। और ऐसे ही इसको करना हो ए वाई वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, ए वाई जे कैप। ओके, और अभी हमने सीखा कि इस वेक्टर को, ये सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया हमने दो में, तो इसको कॉम्बिनेशन में हम कैसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, अगर ये वेक्टर है और ये भी है हमारे पास वेक्टर, तो ये कौन सा हो गया, कौन सा लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया। ट्रायंगल लॉ से क्या करते हैं, इस साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मीन्स वेक्टर ए हमें जो मिल जाता है, इसको ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स वेक्टर फॉर्म में, और फिर क्या, ए वाई हो गया। या फिर हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें सिंपल सा क्या है, जिस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन में क्या है, दोनों को हमने लिखा और साथ में क्या है, इसके जो यूनिट वेक्टर है इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं। या फिर इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से भी देख सकते हो, ये क्या है, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल कैसे, जो जो साइड है हमारे, जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको क्या करता है, ये ऐड करने के बाद क्या होता है, ये रिजल्टेंट बताता है। तो आपके ऊपर है, आप जैसे भी आप इसको समझो। तो यही इसी इसी फॉर्म को ही क्या बोले, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसके पहले भी ए एक्स को आपने क्या देखा, कॉस थीटा था ना, तो इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये तीनों फॉर्म हो गए आपके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे हम स्प्लिट करते हैं किसी वेक्टर को। ओके, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ये आपने यहाँ से मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाता है। ठीक है, समझ आया। तो जो वेक्टर हमारे पास मिला, वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, मॉड, इसी वेक्टर में। और कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट इसका कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट ए वाई स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड का मतलब इसको ए ही लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ए स्क्वायर इक्वल, अंडर रूट यहाँ से हटाते हैं, क्या मिलता है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। तो ये ए है क्या, ए हाइपोटेनस, और ए एक्स क्या है आपका, ये बेस है, और ये ए वाई क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, हाइपोटेनस मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ वेक्टर फॉर्म में आप देख रहे हो। ये तो केस किसके के लिए हो गया, ये 2D के लिए हो गया। 3D के लिए अगर आपको देखना है तो 3D के लिए भी आप लिख सकते हो, एक टर्म और बढ़ता है, कौन सा है वो, जेड। तो यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इसका भी अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ओके, और इसको अगर, इस चीज को करना है तुम्हें तो क्या कर लोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो क्या करोगे, इस फॉर्म में भी देख सकते हो, ए एक्स कॉस थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, देन ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, तो मिला क्या, ए। इसका मतलब क्या मिल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला, ए मिला। जो भी होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा ये मिल रहा है। तो कई तरीके हैं आपको इसको देखने के, समझने के, सारी चीजें आप पहले से भी जानते ही हो। बस ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीजें यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, तो देखा है आपने कैसे क्या सॉल्व होता है। यहाँ पे बस रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब जैसे इसी का ये जो ये वेक्टर है,
इस वेक्टर को अगर हमें बताना हो किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड कर लें, यहाँ पे अगर हम tan फाइंड कर लें, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हाइट कौन सा है, ये। अगर ये ए वाई है, ये भी क्या होगा, ए वाई। परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, बेस क्या होगा, ए एक्स होगा। तो अगर हमें एंगल चाहिए तो हम एंगल ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ए वाई अपॉन ए एक्स। ये कब के लिए फॉर्मूला है, जब हमने एक्सिस को बना रखा है। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि इसको जो स्प्लिट अप हम कर रहे हैं एक्स वाई में ही करें, इसी एक्सिस में भी करें, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पर देखो, बस जो स्प्लिट अप होगा वो दोनों का कैसा होना चाहिए, जो दो फैक्टर्स में आप डिवाइड करो वो परपेंडिकुलर में होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है और उसका क्या है, ये वेट mg, और ये जो एंगल है ये थीटा एंगल। ठीक है, अब इसको हमें mg को क्या करना है, तो फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक, तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और एक फैक्टर क्या हो गया इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो गया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ओके, अब अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये पूरा ये जो बन रहा है ये क्या है, ये 90 है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल क्या है, 90 है। तो ये वाला ट्रायंगल देखो आप, इस ट्रायंगल में ये क्या है, ये 90। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब जो ये एंगल आपको मिल रहा है, ये एंगल कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा क्या है, 90 है, तो ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल है आपका थीटा। ओके भाई, इसको आप ऐड करके देख लो, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ये हमें नहीं पता, चलो मान लेते हैं ये क्या है, ये एक्स है, और ये इक्वल किसकी हो जाएगा, ये 90 की हो जाएगा। 90 90 कैंसिल आउट हो गया, माइनस थीटा इक्वल माइनस एक्स, मतलब एक्स इक्वल क्या आया, थीटा। सिंपल, तो ये एंगल थीटा आया। अब दो फैक्टर इसके हो गए कि नहीं, एम जी है ये, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा, जो थीटा से लगी हुई लाइन होगी वो उसका फैक्टर क्या होगा, कॉस होगा। और जो ये यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट, ये क्या लिखोगे आप, एम जी साइन थीटा। बस हमें ये ध्यान देना है कि ये जो एम जी साइन थीटा है, एम जी कॉस थीटा है, ये तो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो वही कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम एक्स और वाई में ही रेजोल्यूशन कर रहे हैं, रेजोल्यूशन कैसे भी हो सकता है, बस जो फैक्टर्स आएंगे हमेशा वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स के क्या फाइंड करने हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट। वेलोसिटी दी है, इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट क्या लिखते हो, क्या है एक्स कंपोनेंट, वी एक्स, इस टर्म में लिख सकते हैं, और इसको लिख के आ सकते हैं ए कॉस थीटा। ओके, या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो केवल ऐसा लिखेंगे, वी एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। नहीं तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आई कैप भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या है, ये बी है, बी कॉस थीटा। ठीक है, यहीं पे ही लिख लो, इसको बी लिख लो। ठीक है, अब बी यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, या कुछ वैल्यू चलो मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2, और कॉस कितना, कॉस थीटा कितना है, 60 है, तो ये वैल्यू आ गई 2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो क्या मिल गया, ये 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब वी वाई फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा। ओके, इधर क्या होगा कॉस, इधर क्या होगा साइन। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 2, और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो मिल गया यहाँ पे √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड यहाँ पे, अब इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस से ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ही है, तो एक्स से कितना एंगल ये बना रहा है, ये 90, एक्स से ये एंगल कितना बना रहा है, 60। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस
मतलब v है तो v x इक्वल क्या लिखेंगे, v cos 90 लिखेंगे। कितना एंगल बन रहा है, 90। तो वेलोसिटी कितनी है, 5 cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0। मतलब यहाँ पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट है ही नहीं है, ठीक है। वी वाई फाइंड करेंगे तो वी साइन। अब ये एंगल क्या होगा, एंगल यही होगा, ये जो जो डायरेक्शन थी, क्या एक्स से कितनी डायरेक्शन पे है, ये थीटा 60 पे है, तो वही यहाँ पर हम लिखते थे। वैसे यहाँ पर ये 90 पे है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। तो वेलोसिटी कितनी है, 5 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। ऐसे कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर कुछ वेक्टर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट वेक्टर चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जो वेक्टर है, वेक्टर ए के यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया गया 5 और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। ये रिप्रेजेंट हो गया फर्स्ट का। चलो बी पार्ट देखते हैं। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, 3। और यहाँ पर अब देखो माइनस एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर जो आई कैप है वो क्या होगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, -3 i कैप। ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ओके। फिर आते हैं सी। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट इन प्लस एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट इन प्लस वाई एक्सिस। अब दोनों में ही है, तो मतलब वेक्टर ए को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है यही सेम। पहले फर्स्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और एक्स एक्सिस में है मतलब आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा भी है, दो दो कंपोनेंट एक्स और वाई, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है 4, और वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, जे कैप। अब इसी वेक्टर को ही हम कार्टेशियन फॉर्म में भी बोलते हैं, कि जो वेक्टर वेक्टर रेजोल्यूशन हम कर रहे हैं आई जे के टर्म में अगर हम कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर का क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म। अब इसी का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, इसी कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर दो, देन ऐड कर दो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या हो गया, 9 प्लस 16, 25 क्या आया, 5। मैग्नीट्यूड आ गई 5 यूनिट, ओके। अब ऐसे ही अगर जेड में होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर कुछ और अगर होता तो यहाँ पे के कैप और ऐड कर देते, ओके। अब इसी वेक्टर में ही एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखने को मिलता है। रिलेशन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ये रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये रिलेशन कैसे आता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 3D में बात करूंगी, ओके। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पर कोई वेक्टर है, चलो इस वेक्टर को एज्यूम करते हैं, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसका जो एंगल बन रहा है एक्स से, वो कितना बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है। और ये जो वाई से एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, गामा। और जेड से जो एंगल बना रहा है, सॉरी ये बीटा बना रहा है, और जेड से जो बना रहा है ये गामा बना रहा है, ओके। अब इसको आप यहाँ से अगर मैच करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, तो अगर ये ए एक्स है, ए क्या होगा, ए वाई होगा, है ना। अगर इसके भी आगे करेंगे तो ये ए जेड हो जाएगा, इस तरह से मैच करेंगे। तो अगर ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। इस चीज़ें भी हमने पढ़ी। अब यहाँ से हमें लिखना है क्या, कॉस थीटा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा लिखना है। कॉस अल्फा क्या होता है, यहाँ पे कॉस में अगर लिखेंगे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर, ए एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये अगर वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला है ए एक्स का, वो क्या मिला था, ए कॉस। अभी हमने इसकी बात की।
अब ऐसे ही अगर आप देखो इसके लिए भी ए वाई क्या मिल जाएगा, सिमिलरली ए वाई क्या मिलेगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड हमें क्या मिलेगा, ए कॉस गामा। ये रिलेशन हमें मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ओके, अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन सबका क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इधर क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो ये क्या है, अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई हमारे पास, अब 3D में बात कर रहे हैं तो वेक्टर ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना हो तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो अब इसके प्लेस पे ये यही दिख रहा है ना, अगर हम अंडर रूट यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो इधर क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब ये कैंसल आउट हो गया तो हमें रिलेशन मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ओके, अब जो ये यहाँ पे मिल रहा है ना कॉस अल्फा और फिर कॉस बीटा क्या मिलेगा, ए वाई अपॉन ए, और फिर मिलेगा क्या कॉस गामा इक्वल ए जेड अपॉन जेड। इन तीनों को क्या बोलते हैं, डीसी। डीसी मतलब डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन मतलब इसी को डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। और जितने हमारे पास डायरेक्शनल कोसाइन कितने हैं, 3 है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट मिलता है, 1 मिलता है। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था इसलिए हमने बता दिया। ठीक, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।